नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जनपद चंपावत 31 मई को एक इतिहास बनाने जा रहा है। जनता सांसद, विधायक, प्रधान आदि जनप्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन चंपावत के लोग इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। उत्तराखंड वासियों के लिए सपने सभी पूरे होंगे, इसलिए बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा जरूरी हैं। उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कहा कि पहली बार चंपावत की जनता किसी विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री को चुन रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत शाह जुड़ गए हैं। भरत, आज दोनों मुख्यमंत्री एक साथ थे और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। किस तरह की पूरी स्थिति देखने के लिए मिली? देखिए, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने पूरे शहर में रोड शो करके मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, प्रत्याशी भी हैं चंपावत उपचुनाव में, उनके पक्ष में लोगों से वोट मांगे और एक बड़ी जनसभा को उन्होंने गांधी पार्क में संबोधित किया और साफ तौर से आम लोगों से उन्होंने कहा कि वो विधायक ने एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की उनके द्वारा अपील की गई। और साफ तौर से उन्होंने कहा यूपी और उत्तराखंड का अपना रिश्ता है और उत्तराखंड हमेशा छोटा भाई रहा है और बड़े भाई के नाते वो लगातार उत्तराखंड के हितों की बातें करते रहेंगे। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यदि यहाँ से विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं चंपावत का विकास होगा और विकास होने के साथ ही यहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्याएं या अन्य समस्याएं वो दूर होंगी। इस तरह की बातें कर उन्होंने कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में पूरे तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की। जी भरत, अगर देखा जाए इस उपचुनाव को तो आम आदमी पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है। उसने कह दिया कि हमें तो अभी और मजबूत होने की जरूरत है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस मैदान में है लेकिन उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है और एक तरफ बीजेपी ने पूरी फौज उतार रखी है। किस तरह से समझा जाए इस उपचुनाव को? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में और वहीं कांग्रेस ने निर्मला गैटोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन जहां तक हम प्रचार के मामलों में कहें तो सिर्फ मुख्यमंत्री शेखावत या प्रतिपक्ष नेता स्थानीय नेता थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैटोड़ी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रचार कांग्रेस को यहाँ पर दिखाई देना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात किया 2 दिनों से मैं भी यहाँ पर हूँ, मैंने चंपावत का दौरा किया, टनकपुर का दौरा किया, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर दिखनी चाहिए और कांग्रेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कोई बड़े नेता भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हुए और बड़े प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे, चाहे हम सोशल मीडिया के प्रचार की बात करें या धरातल प्रचार की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं, चाहे पूरी कैबिनेट पूरी जमी हुई है, कई मंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हैं, लोग घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं संगठन के जो बड़े नेता हैं वो लोग बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक हैं, कई विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल बनाएं और लोगों के घरों से जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराएं। और साफ तौर से कांग्रेस अभी तक इस चुनाव में पूरे तरीके कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने अपना तो क्या भरत, क्या समझा जाए कि सिर्फ कांग्रेस खाना पूर्ति करने के लिए ही चुनावी मैदान में है, वरना स्थिति और नतीजे उसको भी पता है?
देखिए के आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जहां तक मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा पूरी तरीके से सीट को जीता हुआ मान रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी सभाओं में कहा है कि वो जीत रहे हैं लेकिन उनका मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पूरे तरीके से प्रचार में फेल नजर आ रही है। जो कांग्रेस का प्रचार दिखना चाहिए प्रचार नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि निर्मला गायतोड़ी को मात्र एक विपक्ष के नाते कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है, लेकिन जिस तरह का प्रचार और प्रसार कांग्रेस का दिखना चाहिए वो मैदान पे नहीं दिख रहा और भाजपा से बहुत आगे है। जी बिल्कुल भरत, ऐसे में एक सवाल यह भी कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश छोटे भाई और बड़े भाई की तरह हैं, दोनों मिलकर विकास करेंगे। दूसरी तरफ यूपी सरकार जो ट्रांसपोर्ट का टैक्स जाता है वो टैक्स अभी भी बकाया है। अगर इस तरह से चीजें बकाया होंगी और वो समय पर नहीं दिया जाएगा तो विकास कैसे होगा? देखिए क्योंकि आज पूरे मन से जो चाहे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कई परिसंपत्तियों का मामला था। मात्र 3 से 4 मिनट की बैठक में उस संपत्तियों के मामले को निपटा दिया गया था। पहली मुलाकात जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री से हुई थी तो साफ तौर से जो ये बात जो है उसको भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में साफ तौर से आज योगी आदित्यनाथ ने मंच में कहा कि छोटे भाई बड़े भाई की तरह हैं और जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का आपस में बैठाकर समन्वय के साथ निपटारा होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि वो पुष्कर सिंह और धामी को यहाँ से अधिक मतों से जिताएं और जो भी बड़े भाई के नाते यूपी की तरफ से जो भी मदद होगी वो उत्तराखंड राज्य के हित में वो लगातार आगे रहेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से उनका जुड़ाव भी रहता है। इस तरह की बातें कहकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी किया। जी शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण इन दिनों केरल के प्रवास दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच केरल और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन गतिविधियों और विकास योजनाओं से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ केरल के राज्यपाल हैं और इसी तस्वीर में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं। मुलाकात की गई। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ घोड़े खच्चरों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी इन बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला नहीं है। राज्य के पशुपालन मंत्री तो चंपावत उपचुनाव में जुटे हैं। इस बीच करीब 70 से ज्यादा घोड़े अब तक अपना दम तोड़ चुके हैं। केदार यमुनोत्री के पैदल मार्ग में ये मौतें ज्यादा हुई हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया। यही स्थिति केदारनाथ मार्ग पर आपको उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में इस बार अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह चाक चौबंद सुविधाएं कराने में लगा हुआ है। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और विभाग के द्वारा आम जनमानस के लिए टूर पैकेज भी बुक किए जा रहे हैं, जो सितंबर तक चलेगा। निगम की तरफ से चलने वाले होटल ढाबों पर आम जनमानस को उचित रेट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ओवर रेटिंग करते जो पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह लोग आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, अन्यथा उनको वापस भेज दिया जाएगा।
गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से जो भी हमारी चार धाम की यात्रा चल रही है, हमारे जो टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, लगातार इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आप अपना सबसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और हमारे इसमें अतिरिक्त हमारे टूर पैकेज भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि सितंबर अक्टूबर तक की भी बुकिंग्स अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में 1 जून से 15 जून तक सेवा सुशासन के रूप में मनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में भी बूथ स्तर तक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई। इस संबंध में कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 सालों तक कोरोना के चलते वो अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच नहीं ले जा पाए थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं। आगामी 30 मई को हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 30 मई को हम लोग ये सरकार अपने 8 वर्ष सफल 8 वर्ष पूरे करने जा रही है। केंद्र की सरकार पहले सत्र के 5 साल और दूसरे के 3 साल। और मुझे लगता है कि जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देश को पुनः देखने की दृष्टि से लेकर अनेकों अभूतपूर्व निर्णयों से लेकर और जिस तरह का एक अभूतपूर्व कार्य हमने पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान किया, जिस तरह की एक अहम भूमिका इस सरकार की रही, निर्णयों की रही, और मुझे लगता है कि उसके बिना शायद ये महामारी जो है एक दूसरे रूप में हमें इस देश में दिखाई देती। धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानून का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड जज को लागू करने का संकल्प लिया है। अपने वादे के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया है। धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है। इसमें कौन-कौन मेंबर है? यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से वहां लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर कांग्रेस भी सरकार की तारीफ कर रही है, लेकिन साथ ही सरकार का ध्यान राज्य के अन्य दूसरे विषयों पर आकर्षित करने का काम भी कर रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और लोकायुक्त जैसे विषयों पर भी सरकार को तेज गति से काम करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के सस्ते गल्ले राशन दुकानदारों की समस्याओं को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव को पत्र लिखा। मंत्री ने पत्र में लिखा कि दुकानदारों की व्यवहारिक कठिनाइयों एवं शिकायतों को लेकर तत्काल समाधान किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा 5 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता न होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूर्व प्रचलित व्यवस्था को कायम रखा जाए।
रामनगर पहुंचे वन मंत्री ने आज कुमाऊं के सभी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है, जहां उन्होंने किसी भी मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सही कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पहले महीने में ही 10 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा गया है, इसलिए उन्होंने सभी को ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इंट्रोडक्टरी बैठक थी और मैंने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं किस तरह वन विभाग को हमें पब्लिक फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए हैं। जंगल भी बचे और जनता की आजीविका से भी विभाग जुड़े, इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की उनसे बातें हुई। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा, मेरा फोकस ये है कि हम विभाग को जन सहभागिता के साथ चलाकर वन और पर्यावरण दोनों को बचाना चाहते हैं। गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को सोच विचार कर यह तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन करना कहां पर है। कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि आखिर बजट सत्र को लेकर आयोजन कहां करना है, यानी कि किस विधानसभा में करना है, इस बात का फैसला और इस बात को जल्द से जल्द तय सरकार करे, क्योंकि कांग्रेस सब जगह पर जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे गैरसैंण हो या देहरादून में हो। विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं, तो देखना चाहिए था। घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया? आपने कहने पे तो जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है एक दिन भी राजधानी जो है ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है। और ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसको आज उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। सोमवती अमावस्या इस बार 30 मई को पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज ऋषिकुल के सभागार में पुलिस ब्रीफिंग की गई, जिसमें आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए यातायात और भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्लान तैयार किया गया। पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा गया। जिला प्रशासन के द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि भारी संख्या में लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे। इसके लिए 29 मई रात से ही जिले में भारी वाहनों का हरिद्वार में आना वर्जित होगा। क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है और हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी और सेक्टर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अधिकारियों को लगाया गया है। हम सभी का प्रयास ये है कि मेला सकुशल एवं शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से संपन्न हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने इस बार जो आमतौर पर पूछा पाया केंद्र में जो लोग भटक जाते थे वो केवल सीसीआर में था, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। 3 अन्य स्थानों पर रूड़ी बेलवाला, पंद्री और बैरागी कैंप में भी इसका एक बना रहे हैं हेल्प डेस्क। वो एक तरीके से लोगों के लिए इंक्वायरी ऑफिस का भी काम करेगा। अब 29 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जिसको लेकर हरिद्वार का प्रशासन एकदम अलर्ट हो चुका है और रणनीति बनाने में भी जुट चुका है। इसी के चलते हरिद्वार को जहां 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। साथ ही सभी को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। साथ ही अभी तक जो प्रशासन के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिक श्रद्धालु हर की पौड़ी पर आएंगे जो स्नान करेंगे। इसी के चलते वहां सुरक्षा व्यवस्था और सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। अमावस्या पर भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है और इसी के चलते 29 मई रात से ही भारी वाहन वर्जित कर दिए गए हैं, यानी कि उनका प्रवेश
हरिद्वार के भीतर नहीं होगा, ताकि व्यवस्थाओं को बनाया जा सके और सोमवती अमावस्या को बेहतर ढंग से मनाया जा सके। डोईवाला के बीजेपी विधायक बृजभूषण गैरोला ने विदालना और जाखन नदी पर बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण काम में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए हैं। यहाँ पर बिदालना पुल जो है वहाँ पर उसको देखने गए थे कि उसका कार्य कैसा हो रहा है और समय पर पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। तो आज हम उसकी कार्य की गुणवत्ता और देखने के लिए संबंधित विभाग के इंजीनियर सब लोग लेके आए थे और जनता का लगातार वहाँ पर ये था कि साहब वहाँ पर कार्य को देखिए, क्योंकि क्वालिटी को मेन हमारा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो आज उसी को हम देखने गए थे। वहाँ पर कुछ थोड़ा फॉरेस्ट का मैटर था, वो भी हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है और वो बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा और पुल सही समय पर बहुत टाइम पर वो बन जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।